हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अपने चैनल लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हो इकोनॉमिक्स क्लास 9th की, जिसमें हमने चैप्टर की डिटेल भी कर ली है और शॉर्ट नोट्स भी कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन वही है जो शॉर्ट नोट में है, अच्छे से समझाया गया है। वहाँ पे भी अगर आपको चैप्टर की डिटेल देखनी है तो इसमें आपको लिंक मिल जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। तो देखो, क्वेश्चन से भी आपको पता चल रहा है कि हर 10 वर्ष में एक बार सर्वेक्षण किया जाता है। फिर बात करते हैं पालमपुर की। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर तालिका को भरिए। तो अवस्थिति क्षेत्र कितना है, मतलब इसके आसपास के जगह जो है उसके बारे में बताना है आपने। तो एक छोटा सा गांव जो बड़े गांव रायगंज और छोटे कस्बे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब रायगंज से भी जुड़ा हुआ है। रायगंज क्या है, एक बड़ा गांव है। फिर उसके बाद एक छोटे कस्बे से, वो कस्बा कौन सा है, शाहपुर से, क्योंकि यहाँ पे ना सड़कें बहुत अच्छी हैं, तो ये आसपास के एरिया से जुड़ा होगा ओब्वियसली। और इसमें है गांव का कुल क्षेत्रफल कितना है, 166 हेक्टेयर। तो ये जो तालिका दी हुई थी, इसमें आपको भरना है कृषि वाली भूमि, सिंचित एरिया कितना है 40%, मतलब जिसकी हम सिंचाई करते हैं, और जो कृषि के लिए उपलब्ध है 26 हेक्टेयर। फिर देखो ये वाला कॉलम है ना, इसके लिए आपको ज़्यादा मतलब हर एक चीज़ में टिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ लो कि जो विवरण दिया गया है चैप्टर में, उससे स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कें, परिवहन के साधन, सिंचाई, बिजली, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। मतलब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ पे बनाई गई हैं। तो इन सुविधा की तुलना आप कर सकते हैं अपने गांव से या अपने जानने वाले किसी गांव से, अगर आप शहर में रहते हैं तो देखो, शिक्षा भी है यहाँ, चिकित्सा भी है, मार्केट भी है, बिजली भी है और संचार भी है, और निकटतम कस्बे भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, खेती के आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। ठीक है, क्या आप इससे सहमत हैं? देखो, जो हमारी खेती में काम आते हैं वो चीज़ें क्या है, नलकूप है, रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक है, ये सारी चीज़ें कहाँ, उद्योगों में बनती है। ठीक है, हम अपने घर पे नहीं बना सकते। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आंसर आएगा हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। और ये भी ऐड कर सकते हैं, इससे ये पता चलता है कि कृषि और उद्योग जो है ना, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, पालमपुर में बिजली के प्रसार से किसानों की क्या मदद हुई है? जो बिजली का प्रसार हुआ है, मतलब बहुत पहले बिजली आ गई पालमपुर में, तो उससे क्या हुआ कि कृषि उपकरण है, जैसे हार्वेस्टर है, थ्रेसर है, उससे किसानों की हेल्प हुई है। फिर बिजली से गांव में प्रकाश भी किया गया है। ठीक है, गांव में प्रकाश है तो क्या होगा, प्रकाश होने से आप जैसे बच्चे पढ़ेंगे, है ना, और गांव में सेफ्टी रहेगी। फिर है विद्युत प्रकाश, पंखे, प्रेस और मशीनों ने घरेलू कार्यों में मदद की है। ठीक है, तो बिजली से तो घर के कार्य भी होते हैं। फिर है सिंचाई, नलकूपों एवं प्रिंटिंग सेट्स को बिजली द्वारा चलाया जाता है। जो खेतों में सिंचाई का काम होता है वो पंप सेट कैसे चलते हैं, बिजली से। फिर क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है और क्यों? देखो, जब भी हम किसी जगह की सिंचाई करते हैं तो वो ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि पौधे का जन्म तभी होता है जब हम बीज डालते हैं, तो उसको पानी मिलेगा तो जन्म हो जाएगा। फिर वो बड़ा कैसे होगा, फिर वो फलेगा, फूल कैसे आएंगे, फल कैसे आएंगे, हर स्टेज पे पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी और हवा दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। यदि जल प्राप्त नहीं होगा तो फसल सूख जाएगी। ये देखो, मैंने हेड मोटा बना दिया, इसको यहाँ पे बोल्ड कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि पानी नहीं होगा तो फसल सूख जाएगी और अकाल भी आ सकता है। सिंचाई की सुविधा प्राप्त भूमि में कृषि उत्पादन अधिक होता है, किसके कंपैरिजन में? असिंचित भूमि में जो कृषि का उत्पादन होता है वो कम होता है, और सिंचित भूमि में जो कृषि का उत्पादन होता है वो ज़्यादा होता है। फिर है कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचित क्षेत्र महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए हैं तो आप NCERT सॉल्यूशंस फॉर क्लास 9th.in पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, मैंने वहाँ से लिया है। अब आगे के क्वेश्चन, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि वितरण कैसे है? हमने चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ा है ये, और बाद में हमने शॉर्ट नोट में भी किया है।
कि 150 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, मतलब जो दलित वर्ग के लोग हैं। 240 परिवार ऐसे हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, छोटे छोटे किसान जिनको कह सकते हैं। और 60 परिवार ऐसे हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि के टुकड़े हैं। और कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर, वो भी हमने बुक में पढ़ा था कि 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है कुछ किसानों के पास। फिर है पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी में से कम क्यों है। मतलब देखो, अगर गवर्नमेंट आपको ये बोल दे कि आपको ट्यूशन पढ़ाने के 600 रुपये लेने हैं, ठीक है, तो क्या करोगे आप? बहुत सारे ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारे, तो सब सोचेंगे बच्चे मेरे पास आए मेरे पास आए, तो वो क्या करते हैं 500 में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर 500 में भी बहुत सारे टीचर हैं, तो वो क्या करते हैं 200 रुपये में पढ़ाना शुरू करते हैं। मेहनत का काम है पर कम में कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ने वाले कम हैं और पढ़ाने वाले ज़्यादा हैं। इसी तरह से जो श्रमिक हैं उनको मजदूरी, उन श्रमिकों की मजदूरी, लाचारी और बेकारी, मतलब वो बेकार बैठे रहते हैं, घर में काम नहीं है, तो ये चीज़ें क्या है, उनको कम पैसों में भी काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए विवश करती है। अब जो ज़मींदार हैं और बड़े किसान हैं वो ज़मींदारों का, इनका श्रमिकों का हमेशा शोषण करते हैं, क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता है ना, और वो मजबूर भी है, उसको काम चाहिए। फिर आवश्यक मात्रा में रोज़गार ही नहीं है, अगर वो मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, और कोई काम ही नहीं है। फिर है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का देहातों में लागू ना किया गया, मतलब गांव में इस तरह से लागू नहीं किया गया, कोई इसका एक्शन नहीं लेता। लागू करने का मतलब है कि अगर सरपंच ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि यहाँ कम से कम न्यूनतम वेतन है जो है वो 300 रुपये मिलेगा या 1000 रुपये मिलेगा, और अगर इतना नहीं दिया गया तो उसकी कंप्लेंट होगी। तो इस तरह से लागू करने का तरीका होता है कि सबको समान रूप से पैसा मिले। समझ गए हो अब। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुनें। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कर्ज में हैं? ठीक है। खेतों में काम करने वाले मजदूरों की सित्ती लेते हैं। यहाँ पे काम करने वाले मजदूरों को 35 रुपया, यहाँ पे ये शायद उन्होंने पुराने आंसर्स उठाए हुए हैं, तो अभी वहाँ पे 160 रुपीज़ है शायद इतनी मजदूरी उनको मिलती है, और गवर्नमेंट ने कितनी कर रखी है 300। तो मजदूर की राशि कुछ श्रमिकों को पूर्ण रूप से नगद रुपए मिल जाते हैं, मतलब उनको कैश मिल जाता है, और कुछ को अनाज के रूप में, और अन्य को दोनों पद्धतियों द्वारा, अर्थात कुछ नगद और कुछ अनाज के रूप में दे दिया जाता है। समझ गए? मतलब यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि मज़दूरों को पैसा कैसे दिया जाता है, मजदूरी का पैसा। ठीक है, तो कुछ को पैसा रुपए दे दिए जाते हैं और कुछ को अनाज दे दिया जाता है। तो लिखने का तरीका आप यहाँ से देख लो, क्वेश्चन का आंसर कैसे। और मैं ये नहीं कहती कि आप इन्हीं आंसर्स को लिखो जो आपकी टीचर ने करवाया क्लास में, वही लिखना, लेकिन समझ लो यहाँ से। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं? देखो, अगर हमारे पास छोटी सी ज़मीन है तो हम क्या करेंगे, छोटी ज़मीन है, ज़मीन को तो नहीं खींच के बढ़ा सकते हैं, क्या करेंगे उसमें कि ज़्यादा, एक तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुविधि फसल उगाएंगे, मतलब साल में 3 फसल। एक ही भूमि के टुकड़े में एक से अधिक फसल उगाना बहु फसल उगाना कहते हैं, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा है हाई यील्डिंग वैरायटीज़, बीजों का, ट्रैक्टर का, नलकूप का, हार्वेस्टर का, थ्रेसर का, मतलब मशीनों का, और जो रसायन है, उर्वरक है, कीटनाशक है, उनका उपयोग करके अपनी मतलब जो वो उपज है वो बढ़ाएंगे। ठीक है, एक तो हम ज़्यादा क्रॉप लगाएंगे, और दूसरा हम कीटनाशक हैं, ये जो मतलब फैक्ट्रियों से बनी हुई खाद वगैरह है, इसका यूज़ करेंगे। और ट्रैक्टर वगैरह से क्या हो जाता है कि जल्दी टाइम पे खेत में बुआई हो जाती है, इस तरह से काम जल्दी हो जाते हैं, तो सीज़न के अंदर ही वो चीज़ ग्रो कर जाती है, और फिर हम उसको आसानी से हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक हार्वेस्टर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। देखो, 1 हेक्टेयर भूमि की मात्रा एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम है, मतलब अगर 1 हेक्टेयर ज़मीन किसी के पास है तो एक परिवार का गुजारा नहीं होगा, इसलिए उसके द्वारा अपने जीवन यापन के लिए अन्य कार्यों का ब्यौरा निम्नलिखित हो सकता है। खेतीहर मजदूर के रूप में बड़े किसानों और ज़मींदारों के पास कार्य करते हैं वो लोग। ठीक है, मतलब जिसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है वो उसमें से पेट तो भर नहीं सकता, तो उसको काम तो ढूंढना पड़ेगा।
फिर अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार के लिए शहर भेज सकता है वो इंसान कि तुम भी जाओ कमा कर लाओ। फिर गांव के धनी लोगों के पास नौकरी कर सकता है वो इंसान। फिर दूसरा, गैर कृषि कार्यों जैसे पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन वाले कार्य वो कर सकता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस आप देख सकते हो NCERT सॉल्यूशन क्लास 9.in सोशल साइंस इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम, पालमपुर गांव की कहानी क्वेश्चन आंसर, ये सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है और बाकी आपने अपनी टीचर का ही करना है। ठीक है, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे अलग है। देखो, मैंने चैप्टर में भी बताया था कि जो बड़े और मध्यम किसान है ना, वो किसानों की पूंजी की आवश्यकता उनके द्वारा की गई कृषि क्रियाओं द्वारा उत्पन्न अधिवेश से सूचित हो जाती है। ठीक है, वह वित्तीय रूप से सबल होते हैं, मतलब उनके पास पैसा भी बहुत होता है। इसके लिए उन्होंने सरकार, सहकारी और ग्रामीण बैंकों से कर्ज प्राप्त करना आसान होता है। मतलब वो टाइम पे कर्ज लेंगे, उनको बिना ब्याज के पैसा मिल जाएगा बैंकों से और वो टाइम पे उसे चुका देंगे। ठीक है, तो शहरों में कार्य करने वाले उनके परिवार के सदस्य भी उनकी वित्तीय सहायता करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके पास पैसा है, उनकी फैमिली मेम्बर्स भी शहरों में होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वहाँ से भी उनको पैसा मिल जाता है। अब छोटे किसान बड़े किसानों और साहूकारों से ऊंची ब्याज पर पैसे लेते हैं, मतलब ज़्यादा ब्याज, 24 रुपये का ब्याज अगर कोई देगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, फिर जो उन्हें ऋणकर्ता के चंगुल में फंसा देती है। तो इस तरह से वो परेशान ही रहते हैं, कैसे पैसा चुकाते हैं। फिर तो गरीब इंसान फिर गरीब होता ही चला जाता है। फिर है, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिलता है। सविता एक किसान है ना, उसके पास छोटी सी ज़मीन है, उसके 3 बच्चे हैं, वो कहानी हमने पढ़ी थी। तो तेजपाल से ऋण मिलता है किन शर्तों पर, वो बतानी आपने। फिर क्या ब्याज की दर की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती है। तो देखो, तेजपाल सविता को 24% ब्याज की दर से 4 महीने का कर्ज देता है। सेम टू सेम लाइन हमारी बुक में लिखी हुई है। जो ब्याज की बहुत ऊंची दर है, मतलब कुछ 3 महीने में उसके 200 रुपये हो जाएंगे। आपने अगर 100 रुपये लिए हैं तो 3 महीने में आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो कितनी ज़्यादा ब्याज लगा रहे हैं वो। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में श्रमिक के रूप में 35 रुपये में प्रतिदिन काम करेगी। आपकी बुक में 100 रुपये है यहाँ पे, है ना। तो उसको वचन देना पड़ता है कि जब भी उसके खेतों में काम होगा वह 100 रुपये में उसका काम भी करेगी और उसके पैसे डबल करके भी देगी। देखो कितना मतलब अन्याय हो रहा है सविता के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने क्षेत्र में कुछ पुराने निवासियों से बात करो, पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में जो परिवर्तन हुआ है उस पर एक रिपोर्ट लिखो। तो देखो क्या क्या चेंजेस हुआ है। प्राचीन काल में सिंचाई कैसे होती थी, कुओं से, है ना। अब कैसे होती है, ट्यूबवेल से। सिंचाई के लिए पानी की प्राप्ति रहट द्वारा की जाती थी। रहट क्या होता है, पशुओं को लगाया जाता है और पशु गोल गोल घूमते रहते हैं एक कुएं के, या किस तरह से, एक्चुअली सही से तो मुझे भी नहीं पता, पर रहट याद कर लो कि उसमें पशु घूमते रहते हैं और पानी निकलता रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे डब्बे ऐसे बंधे होते हैं रस्सियों के और वो ऐसे आते रहेंगे और यहाँ से पानी गिराते रहेंगे और फिर वो चलते रहेंगे। फिर तालाब और नदी पानी, नाले के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, है ना। अब क्या होता है, ज़मीन से निकाल लेते हैं पानी। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंचाई की पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इसके अनुसार पंपिंग सेट और नलकूपों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए किया जाने लगा। तो क्या क्या बदलाव हुए, कुओं को छोड़ दिया, रहट को छोड़ दिया, ठीक है, नदी नालों का पानी छोड़ दिया, फिर नलकूप आ गए और पंपिंग सेट आ गए, समझ गए, और ज़मीन के अंदर से पानी निकाल कर खेतों में पानी डालने लगे। अब आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हैं। गैर कृषि मतलब जिसमें खेती को छोड़ के बाकी सब आमदनी के रोजगार के क्या तरीके होते हैं। देखो, एक तो डेयरी होता है, एक मुर्गी पालन होता है, ये लिख सकते हो आप। दूसरा है नर्सरी पाठशाला है या फिर प्राथमिक शिक्षा की पाठशाला की स्थापना कर ली है लोगों ने, बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर गन्ने से गुड़ और चीनी तैयार करके बेचते हैं, मतलब है तो वो कृषि का ही, रॉ मटेरियल कृषि का ही है, लेकिन फिर भी कृषि से थोड़ा अलग है। खेतों में उत्पादित सब्जी फलों को शहरी बाजार में बेच देते हैं लोग। फिर 5वां है, गांव से दूर एकत्र करके शहर में आपूर्ति करते हैं किसी भी सामान की। फिर सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर दी है लोगों ने। फिर शिक्षित लोग कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी देना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो ये तरीके हैं कि आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे लोग किराना स्टोर खोल लेते हैं और कुछ स्टिचिंग का केंद्र बना लेते हैं, है ना।
फिर है गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। क्या उपाय किए जा सकते हैं बताओ। देखो, परिवहन का विकास, मतलब अगर आपके गांव में बसें आती जाती हैं तो गांव और शहरों के बीच का जो दूरी है ना वो कम हो गई है। फिर संकल्प और उत्तम सड़क बनवाकर गांव से कृषि का अतिरिक्त उत्पादन शहरों में भेजा जा सकता है। गैर सरकारी कार्य में क्या है ये पूछ रहे हैं ये। इसी प्रकार शहरों में गांव के लिए आवश्यक वस्तुएं मंगाई जा सकती हैं, ये भी गैर कृषि कार्य है। ठीक है, मतलब सामान वहाँ से वहाँ भेजा जा सकता है और फिर गांव से शहर में भेजा जा सकता है। फिर संचार के विकास द्वारा गांव को देश और विदेश से जोड़ा जा सकता है। फिर गांव द्वारा उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, सरकार अगर गांव में उद्योग धंधे बाकी जैसे कपड़े बनाने की फैक्ट्रियां, जैसे कोई और चीज़ें, तो गांव में रोजगार के अवसर की वृद्धि हो सकती है इस तरह से, है ना। और कल्याण योजनाएं, गांव के कल्याण की योजनाएं शुरू की जा सकती हैं और अच्छे पब्लिक स्कूल खोलकर गांव में शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जा सकता है। फिर कुछ और क्वेश्चन हैं जो एक्स्ट्रा दे रखे हैं आपके बुक में। पालमपुर गांव की कहानी क्या इंगित करती है? पालमपुर गांव की कहानी उत्पादन से संबंधित कुछ विचारों को इंगित करती है। इससे पालमपुर का मुख्य क्रियाकलाप कृषि है। 75 लोग कृषि करते हैं, 75%, ठीक है, कृषि पर डिपेंड करते हैं वो। जबकि नई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन, ये सब कार्य भी होते हैं। फिर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं पालमपुर में? देखो, स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे, एक निजी दवाखाना है, औषधालय जिसको कहते हैं, और हाई स्कूल है और 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं। तो ये चीज़ें भी उपलब्ध हैं। मुख्य व्यवसाय क्या है पालमपुर के लोगों का? देखो, खेती करना ही है। बहुत बार ये लाइन रिपीट हो चुकी है। फिर पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी हैं? कृषि का अर्थ है खेती करना। गैर कृषि कार्य क्या हो गए जिसमें खेती शामिल ना है, जैसे दूध बेचना, खनन करना, हस्तशिल्प, हाथ की कलाकारी, टोकरियाँ वगैरह बनाते हैं लोग। फिर पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हाथ से बनी हुई वस्तुओं को बेचना, टांगा चलाना, व्यापार करना, और ये सारी चीज़ें क्या है, गैर कृषि कार्य से संबंधित हैं। तो यहाँ मैं करती हूँ आपका धन्यवाद, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो और मुझे मोटिवेट करते हो। अगर आपको और किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स या चैप्टर की डिटेल को समझना है तो मुझे कमेंट करके बताएं। साइंस, इंग्लिश, साइंस, एसएस, मैथ और ये सब, हाँ, यही सब्जेक्ट हैं जो 10th तक मैं पढ़ाती हूँ, और 11th 12th को बायोलॉजी और हायर स्टडीज़ को लाइफ साइंस में पढ़ाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे इसी तरह से मोटिवेशन देते रहना। थैंक यू।